तो आज का टॉपिक हमारा जनरल गैस इक्वेशन, या उसे हम लोग बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी। जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन में हमने जो चीजें सीखनी है वो उसकी डेरिवेशन, उससे डिराइव होने वाले लॉज और इससे यूज होने वाले मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूं जनरल गैस इक्वेशन का। तो जनरल गैस इक्वेशन में जो चीज हमने सीखनी है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के डेफिनेशन। द इक्वेशन which give relationship between volume of given mass of the gas with pressure and temperature simultaneously is called जनरल गैस इक्वेशन। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। दो बातें हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, तीन बातें ये लग रही हैं। और एक मैंने लफ्ज़ लिखा है गिवन मास ऑफ द गैस, इसका मतलब होता है मोल्स। इसका मतलब होता है मोल्स। तो इनमें ये चीजें क्या होती हैं, इनका रिलेशन पढ़ा जाता है। उसके अंदर चार चीजें मैंने डिस्कस कर दी। पहला वॉल्यूम, फिर नंबर ऑफ मोल, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान जो साइमल्टेनियसली रिलेशन बयान करे, उसका इसमें ग्रामी क्या मशहूर है? जनरल गैस इक्वेशन। अगर मैं यूं कहूं कैसे लिखें, ये है कौन सी, तो ये बनती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो इसके मुताबिक जरा समझनी है बातें। पीवी इक्वल टू एनआरटी कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ, किसने डिराइव किया, तो ये चीजें हमने अब सीखनी है। ठीक हो गया। तो इसके मुताबिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी डेरिवेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन के मुताबिक देखें, मैं कहता हूं पहला फ्रॉम बॉयल्स लॉ, दूसरा फ्रॉम चार्ल्स लॉ, तीसरा फ्रॉम एवो
अवोगाड्रोस लॉ। ये तीनों लॉज की स्टेटमेंट मैंने गैस लॉज के अंदर आपको समझा दी है। अब मैं वही स्टेटमेंट्स आपको मेंशन करूंगा। क्या आप कह सकते हैं बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इनवर्स विद पी प्रेशर। आप चार्ल्स लॉ यूं कह सकते हैं अपना वॉल्यूम इज डायरेक्ट विद टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो आपको पूरी कहानी आपको बताई गई थी। और इसको आप कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्ट विद एन। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये। और यहां पे अगली बात अगर आपको याद हो जो मैं करने जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। Volume is directly proportional to temperature when number of moles and pressure are kept constant. Volume is directly proportional to number of moles when temperature and pressure are kept constant. सही हो गया। तो यहां पे ये पहला लॉ है, ये दूसरा लॉ है, ये तीसरा लॉ है। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि देखिए ये भी रिलेशन किसके दरमियान है, वॉल्यूम के, ये भी वॉल्यूम के, ये भी वॉल्यूम के, सारे रिलेशन तो वॉल्यूम के दरमियान है। तो वॉल्यूम के रिलेशन को अलग अलग क्यों पढ़ा जा रहा है, इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जब इसे इकट्ठा किया जाए तो ही तो जनरल गैस इक्वेशन बनी है। तो हम कहते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सारा वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, इसलिए इन सारों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, all gas laws have common relationship between different factors with volume. So all laws can be combined for the simplicity कि सारों को अलग अलग पढ़ना है। तो भाई अलग अलग पढ़ के भी तो किसके दरमियान रिलेशन आना है, वॉल्यूम के दरमियान ही रिलेशन आना है ना जी। तो वॉल्यूम के दरमियान जब रिलेशन आना है तो वो कहता है सारों का रिलेशन वॉल्यूम के साथ है, सारों का रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ है। तो बजाय इसी के कि आप वॉल्यूम के रिलेशन को इसको अलग पढ़े, इसको अलग पढ़े, इसको अलग पढ़े, तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो सारों को एक जगह पे इजमा पे लाए, इकट्ठा करे, मुत्तफिक करे। तो हम कहते हैं बाय कंबाइनिंग ऑल लॉज। तो हम वॉल्यूम का फैक्टर सेम होने की वजह से हम इसे क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो देखिएगा सिचुएशन क्या बनेगी। लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है, अब देखो इसमें वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स है, तो ये प्रेशर नीचे आ गया। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट है, ये टेम्परेचर ऊपर आ गया। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट है, तो ये n ऊपर आ गया। तो ये बन गया NT ओवर P, NT ओवर P। अब आपको पता है आपने इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब आपने खत्म करना होता है तो आप क्या लगाते हैं, इक्वालिटी एंड कांस्टेंट। अब इन सारों में कांस्टेंट के और के होता है, लेकिन यहाँ पे अब सारों में एक जनरल कांस्टेंट बनाना है ना। के तो नहीं ना आना, के तो स्पेसिफिक एक लॉ के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने जनरल गैस कांस्टेंट आर लगाया है। क्या लगाया है, आर लगाया है। बाकी सारे मामला वैसे के वैसे ही, एन टी ओवर पी वैसे का वैसे, और वॉल्यूम भी वैसे का वैसे। तो मैं यूं कह दूं बाय rearranging the equation we have
हम इसे जब रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो वो सुने, ये पी इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा पीवी, और ये इसे जरा मैं अरेंज करके लिख रहा हूं एन आर टी जो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसको आपने किस नाम से पुकारना शुरू किया हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। अब जब ये डिराइव हो गई है तो यहां से इसकी सेकंड स्टेटमेंट हम करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ पीवी और प्रोडक्ट ऑफ एन आर और टी, इन दोनों की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो कैसे देखें, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसके किसके, नंबर ऑफ मोल्स जनरल गैस कांस्टेंट and absolute temperature. It is called general gas equation. इसे मैं क्या कहता हूं, जनरल गैस इक्वेशन बोलता हूं, ठीक है। और इस इक्वेशन के मुताबिक जो चीजें आपको सीखनी है, समझनी है, वो जरा मुतवज्जे रहिएगा और उसे समझिएगा, इस चीजों को फॉलो कीजिएगा, पिक कीजिएगा। देखिए ये सिंपल सी बातें हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर टी नहीं होगा, एब्सोल्यूट होगा। वजह, ये जो टी का लफ्ज है कहां से आया, चार्ल्स लॉ से, और चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हमेशा एब्सोल्यूट होता है, हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। सही हो गया। ये थे कि जनरल गैस इक्वेशन डिराइव कैसे हुई, जनरल गैस इक्वेशन डिराइव कैसे हुई। अब है इससे हमने लॉज को कैसे ड्राइव करना। बहुत सिंपल सी चीजें थी, बहुत ही आसान सी चीजें हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जस्ट एक रिलेशन बना है, उसको हमने जो है ना इक्वेशन की फॉर्म दी और हमारे पास चीज आ गई है। सही है। तो मैं अगर यूं बात करूं, जनरल गैस कांस्टेंट की, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन पीवी एंड एनटी। मतलब आसान भाषा में यूज कर रहा हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं। इधर से अगर आर को मैंने बचाना हो तो क्या मैं कह सकता हूं ये पीवी ओवर किसके बराबर होगा, एनटी के बराबर होगा। तो ये वाला रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, इन दोनों की रेशियो के बराबर होगा। वाली बात है, ऊपर पीवी को तरफ देंगे, नीचे एनटी को तरफ देंगे, क्योंकि ये एन और टी उधर जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हुआ खड़ा है। सही है। तो पीवी और एनटी के दरमियान जो रेशियो है वो क्या कहलाती है, जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं।
आइडियल गैस कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, जनरल गैस को इक्वेशन बनाई है, या ये जो कांस्टेंट है, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इस वजह से इस इक्वेशन में जो भी चीज है वो सिर्फ किसके लिए? आइडियलिटी के लिए, नॉन आइडियलिटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये भी आइडियल के लिए लगेगी, ये जो कांस्टेंट है ये भी आइडियल गैस के लिए लगेगा। और आइडियल गैस कहते हैं उसे जो इन तीनों लॉज को क्या करे? ओबे करे। इन तीनों लॉज को क्या करें? ओबे करें। तो डेरिवेशन क्लियर है ना? तो डेरिवेशन में हमने कहा वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ हो तो अपना बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर के साथ हो तो चार्ल्स लॉ, और नंबर ऑफ मोल्स के साथ हो तो एवोगैड्रोस लॉ। तीनों वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया, एन टी और पी, ये डायरेक्ट और ये इनवर्स। तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके इक्वालिटी और कांस्टेंट लगाया, ये टी इधर गया तो ये इक्वेशन बन गई, दैट्स इट। और इससे हमने इसकी सेकंड स्टेटमेंट बना ली, टी और बी का प्रोडक्ट एन आर और टी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसके अलावा इसमें और कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि ये क्या है, किस तरह की है, ये बिल्कुल सिंपल थी जो आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दी है। क्लियर हो गया? अब मैंने यहां से इसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स की तरफ आना है और फिर उससे लॉ ड्राइव करने। पहले तो डिराइव इसको किया ना, फिर ये तीनों लॉज इसमें से डिराइव करने। सही हो गया? अब यहां पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आने लगा है वो सुनिएगा। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर मोल्स एक हो, n इज इक्वल टू 1 हो, n इज इक्वल टू क्या हो? 1 हो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस हो, तो हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल of the gas is called मोलर गैस इक्वेशन। अगर हमें क्वांटिटी ऑफ गैस मुख्तस करनी है, फिक्स करनी है, तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि ये किस तरह हमने फिक्स करनी है। तो अगर ये 1 मोल के लिए जब भी 1 मोल का लफ्ज आएगा तो साथ लफ्ज क्या आ जाएगा? मोलर। मतलब देखो n जब 1 है, पीवी इक्वल टू क्या होता है? nRT। अब यहां पे जब n 1 लग गया तो ये इक्वेशन कुछ ये रुख इख्तियार कर गई, पीवी इक्वल टू RT। अब इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, उसको तो बोला ना मोलर जनरल, इसको बोला मोलर गैस इक्वेशन। तो हम सिंपल यूं भी कह लेते थे जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर। जैसे मोलर वॉल्यूम बड़ा था, वो कितने मोल का वॉल्यूम था? 1 मोल का वॉल्यूम था, इसलिए 1 मोल का वॉल्यूम हो या 1 मोल की इक्वेशन हो उसे मोलर कहते हैं। सही है? अच्छा, अब यहां से ही आगे मोलर गैस कांस्टेंट बना देते हैं हम, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन से जनरल गैस कांस्टेंट, मोलर गैस इक्वेशन से मोलर गैस कांस्टेंट, तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन product of pressure and volume and absolute temperature। मतलब देखो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, R इधर रह गया, फिर T उधर चला गया, ठीक है जी।
ये हमारे पास रिलेशन तैयार हो गया है, ये हमारे पास रिलेशन बन गया है। ये किसका रिलेशन नजर आ रहा है आपको? अब इसको आप लोग कहते हो, क्या कहते हो? मोलर गैस कांस्टेंट कहते हो। जनरल गैस से मोलर बन गया क्योंकि यहाँ पे एन टी नहीं है, जैसे इसमें एन टी आया था ना, इसमें एन नहीं है, एन वन है। तो एन वन हो तो जहां पे भी एन वन होगा वो क्या होगा? मोलर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, लो भाई, अगर मैं यूं कहूं कंडीशन वन, कंडीशन टू, फर्स्ट कंडीशन के अंदर आर क्या हो जाएगा? P1 V1 ओवर T1। यहां आर क्या हो जाएगा? P2 V2 ओवर T2। ये हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों की हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। सो बाय कंपेयरिंग, इनको कंपेयर कर दो। इनकी लेफ्ट हैंड साइड आर आर है, राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां बनेगा क्या? P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 over T2, and this equation is used to calculate pressure, volume and temperature of any given mass of the gas। ठीक है, इसके नीचे आपने लिख देना है this equation is used to calculate pressure, volume and temperature of any given mass of the gas। सही है। तो यहां पे हमने इसकी इक्वेशन की फाइनल फॉर्म जो है वो अखज कर ली है। अब दो चीजें हमने कर ली कि जनरल गैस इक्वेशन आई कहां से और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं। चार फॉर्म्स हैं विद डेफिनेशन एंड विद फार्मूलाज, आपको हमने बतला दी। अब जो चीज हम बताने जा रहे हैं आपको वो है डेरिवेशन ऑफ ऑल गैस लॉज। जनरल गैस इक्वेशन से तमाम लॉज को डिराइव करें। बहुत आसान। पहला, बॉयल्स लॉ। अब देखो, यहां आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। आपको पता है इन बॉयल्स लॉ moles and temperature is kept constant। hence देखो, तो कह रहा है मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। आर पहले पैदाइशी तौर पे क्या है? कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे बॉयल्स लॉ के मुताबिक कहता है कि ये कांस्टेंट होते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे फिर PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K और फिर ये क्या हो गया? दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है ना, PV इज इक्वल टू K, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा, ऐसे ही दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में
PV इक्वल टू nRT है ना, तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन रहता है ना, तो बाकी N P और P, सॉरी R T और P ये अलग से आ गए, ये कांस्टेंट है क्योंकि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो वॉल्यूम इधर रहने दिया, नंबर ऑफ मोल्स में इधर ले गया, P R T को मैंने इकट्ठा कर दिया, सही है। तो यहां पे फिर बता दिया इन चार्ल्स लॉ टेम्परेचर, सॉरी यहां पे ना चार्ल्स लॉ में यहां N आना है और यहां T आना है। इन चार्ल्स लॉ प्रेशर एंड मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। अब ठीक है, सो आपको पता है मोल्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों को इकट्ठा करके कांस्टेंट कर दो, तीनों को इकट्ठा करके कांस्टेंट कर दो। तो जब ये तीनों को इकट्ठा करके मैंने कांस्टेंट कर दिया तो ये बन गया V इज इक्वल टू के टी और K इज इक्वल टू V ओवर टी। ये जो V ओवर टी वाला है रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ये चार्ल्स लॉ होता है। लो चार्ल्स लॉ भी क्या हो गया, डिराइव हो गया, दो लॉज डिराइव हो गए। ऐसे ही तीसरा है, तीसरा लॉ एवोगैड्रोस लॉ से कौन से लेके, एवोगैड्रोस लॉ में जैसे हमें पता है PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन है, बाकी RT और P इसमें कांस्टेंट होते हैं। तो इसे मैंने खुद ही इस तरह करके रहे ताकि आपको स्टेटमेंट लिखनी समझनी आसान हो। तो हम कहते हैं इन एवोगैड्रोस लॉ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। तो यहां पे आर टी ओवर पी किसके बराबर हो गए, कांस्टेंट के। आर टी और पी किसके बराबर हो गए, कांस्टेंट के। तो यहां पे आर टी और पी की जगह कांस्टेंट लगाया तो ये बन गया V is equal to Kn और K is equal to V over N, और यहां पे this one is called एवोगैड्रोस लॉ। यहां तक जनरल गैस इक्वेशन का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जनरल गैस इक्वेशन का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आता है व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, गिव डेरिवेशन ऑफ ऑल गैस लॉज फ्रॉम इट, गिव डेरिवेशन ऑफ ऑल गैस लॉज फ्रॉम इट, ठीक है। तो तमाम गैस लॉज की डेरिवेशन भी इससे साबित करें। तो ये हमने सारे गैस लॉज की डेरिवेशन यहाँ पर आपको बतला दी है, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई भी मसला मसाइल हो तो आप लोग अभी फौरन से पहले मुझे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके साथ ही डेंसिटी रिलेटेड है, हमने डेंसिटी इसके साथ ही पढ़नी है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने जो चीज पढ़नी है वो जनरल गैस इक्वेशन से ही रेलेवेंट है।
वो है डेंसिटी ऑफ गैस, कि आपको जनरल गैस इक्वेशन दी हुई है, लेकिन आप लोग डेंसिटी ऑफ गैस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ गैस फाइंड करने का हमारे पास जो अब तरीका है वो सुनिएगा। पहले डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी ऑफ गैस इज कॉल्ड mass of the gas per unit volume of gas। मतलब mass per unit volume, इसका मतलब कुछ यूं ठहरा क्या कि मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी डायरेक्ट विद मैस होती है और डेंसिटी इनवर्स विद वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इनवर्स विद वॉल्यूम होती है, और यहां से हमें क्लियर होता है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम होती है। मसलन अगर मैं यूं कहूं गैसेस लिक्विड्स और सॉलिड्स, ये जो गैसेस होती हैं इसका लार्ज वॉल्यूम होता है और स्मॉल मैस होता है। ये जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं इनका स्मॉल वॉल्यूम होता है और लार्ज मैस होता है। इस वजह से इसकी लो या लेस डेंसिटी, इसकी हाई डेंसिटी। एक बात, अगली बात, ये वाली measured in, ये वाली measured in, सुनिएगा, ये मेजर की जाती है ग्राम पर डीएम क्यूब में, और ये वाली ग्राम पर सीएम क्यूब में। उसकी वजह लार्ज वॉल्यूम और इसमें स्मॉल वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, ये आपके एक्सरसाइज का आंसर है, उधर से मैंने लिया है कि जो गैसेस है उसका वॉल्यूम क्या होता है? लार्ज। लार्ज चीज को नोट करने के लिए यूनिट भी बड़ा चाहिए। अब देखो, मैं कहूं 1 kg या मैं कहूं 1000 ग्राम, अब मुझे 1 kg कहना आसान है, 1000 ग्राम कहना मुश्किल है। ऐसे ही 1 डीएम क्यूब कहना आसान है, 1000 डीएम क्यूब कहना, सीएम क्यूब कहना मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो उसके लिए बड़ा यूनिट यूज करते हैं, इसलिए इसके लिए क्या यूज करते हैं? डीएम क्यूब। गैसेस के लिए क्या यूज करते हैं? डीएम क्यूब। और सॉलिड और लिक्विड के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीएम क्यूब, क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है छोटा। तो छोटा वॉल्यूम जैसे 250 सीएम क्यूब, 15 सीएम क्यूब। अब 250 सीएम क्यूब को अगर डीएम क्यूब में कहूं तो 0.25 डीएम क्यूब, तो ऐसा भी करना अच्छा नहीं है। तो गैसेस का वॉल्यूम बड़ा होता है इसलिए इसको बड़े यूनिट में डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम छोटा होता है उसके लिए उसे छोटा यूनिट यूज करते हैं। सही है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये आंसर लिख देना है, इसमें लार्ज वॉल्यूम, इसमें स्मॉल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट डेंसिटी को, कि व्हाई डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मेजर्ड इन डीएम क्यूब एंड सॉलिड एंड लिक्विड इज मेजर्ड इन सीएम क्यूब। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है। अब हमें पता है फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT।
पीवी किसके बराबर है, एनआरटी। और यहां पे ऑलरेडी प्रूव आपको पता है, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। तो इसे मैं कहता हूं ये वाला mass and mole रिलेशनशिप है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। पढ़ा है ना आपने, n इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। स्मॉल एम मैस इन ग्राम और कैपिटल एम मोलर मैस होता है। स्मॉल एम मैस इन ग्राम और कैपिटल एम मोलर मैस होता है, सही। तो यहां पे n की जगह मैं स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम लिख सकता हूं। तो ये बना क्या, pv इक्वल टू RT, और Na की जगह मैंने क्या लिखा, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। अब ये जो इक्वेशन है, इससे आगे तीन रिलेशन बन रहे हैं। इससे आगे तीन रिलेशन बन रहे हैं। एक इससे डायरेक्ट मैस निकाला जा सकता है, एक इससे डायरेक्ट मोलर मैस भी निकाला जा सकता है, और दूसरा से हम लोग डेंसिटी की तरफ लेके जाएंगे। अब सुनिएगा, अगर मैं कहूं मैस किसके इक्वल है, मोलर मैस किसके इक्वल है, तो आपने आंसर करना है। जरा देखो, मैस हमने फाइंड करना है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। पीवी पहले, ये देखो पीवी पहले, कैपिटल एम उसके साथ चला गया, और आरटी इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट mass in gram of any gas। एक बार फिर कैपिटल एम मोलर मैस, ये मोलर मैस है, ये कैपिटल एम इधर चला जाएगा, पीवी इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्मॉल एम आरटी ओवर पीवी, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। ये दो रिलेशंस हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो तीसरा रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, देखो मैं यहां पे इनकी जगह चेंज करने लगा हूं। देखिए मैंने क्या किया, मोलर मैस और वॉल्यूम, ये इधर डिवाइड हो रहा था जाकर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड, इनकी जगह क्या कर दी, चेंज। लेकिन जैसे मैंने जगह चेंज की है तो ये बन गया m ओवर v। और आपको पता है यहां से ऑलरेडी प्रूव्ड है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जब मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, d लिख सकता हूं ना। तो ये बन गया pm ओवर drd, ये इक्वेशन बन गई। जैसे pv इज इक्वल टू nRT होता है, वैसे pm इज इक्वल टू drd, ये भी इक्वेशन है डेंसिटी की एलिमेंट। अब यहां से बच्चा लोग डेंसिटी किसके बराबर होगी, तो कह सकता हूं pm ओवर RT, pm ओवर RT के बराबर होगी, ठीक है जी। तो दैट इज द फाइनल रिलेशन फॉर डेंसिटी, ठीक है। अब यहां से तीन चीजें हमें अखज करनी है जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में सपोर्ट करने जा रही हैं। क्या मैं कह सकता हूं डेंसिटी डायरेक्ट विद प्रेशर है, डेंसिटी डायरेक्ट विद मोलर मैस है, ऊपर है ना, ऊपर वाला डायरेक्ट होता है, और डेंसिटी इनवर्स विद T है लॉग। ये हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स मिल गए अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए। तो क्योंकि D इक्वल टू pm ओवर RT होता है, सही हो गया। तो यहां पे मैंने ये चंद रिलेशंस थे जो आपके यहां मैंने गोश गुजार कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर आपसे तो पूछ ले जनरल गैस इक्वेशन के बारे में, विच रिलेशन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, जितने भी आप देख रहे हैं सारे रिलेशन करेक्ट है।
अब एक ये जो रिलेशन है ना बना हुआ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। why with the decrease in pressure, with the decrease in pressure and increase in temperature density decreases, ठीक है। अब आपके जिम्मे क्या है इसका आंसर इस इक्वेशन में मौजूद है। आपने ये इक्वेशन लिखनी है, पहले हेडिंग देनी है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है। तो ये इक्वेशन लिखने के बाद उसे कहना है डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टेटमेंट में जरा गौर करें, विद द डिक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी डिक्रीज होती है। जाहिर बात है जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होनी, डिक्रीज, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो प्रेशर डिक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होगी, एक बात क्लियर। फिर आपने हेडिंग देनी है टेम्परेचर की, पहली हेडिंग इसकी थी प्रेशर की, तो प्रेशर में आपने बता दिया प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस वजह से प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। फिर डेंसिटी और टेम्परेचर आपने हेडिंग देनी है टेम्परेचर की। तो फिर ये इक्वेशन लिखिए PV = PM over RT, D = PM over RT, और इसमें फिर बता देना डेंसिटी इज इनवर्स विद T। अब दूसरा स्टेटमेंट जरा गौर से देखें, टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। तो जाहिर बात है टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी कम ही होगी क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला प्रेशर के साथ लिख देना है बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर के साथ लिख देना है बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही हो गया। अब आखिरी पॉइंट है जो मैं एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूं कि PV = nRT है। तो यहां मैं लिख सकता हूं P = N/V/RT। ये N/V मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। आपको पता है N/V = C, यानी कि ये है क्या, ये है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर dm³ या पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं C लिखूंगा। क्या लिखूंगा, C। तो यहां बन जाएगा P = CRT, और यहां पे C बन गया P/RT के बराबर। तो वो हम वहां से चले और यहां पे रुके, वहां से चले और यहां पे रुके। अब देखो, आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई जरा बताएं तो सही कौन सा रिलेशन जनरल गैस इक्वेशन के लिए करेक्ट है। अब जैसे कि देखो, मैं इसके ऊपर निशानदेही करने जा रहा हूं, राइट, दिस इज करेक्ट फॉर जनरल गैस इक्वेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट फॉर जनरल गैस इक्वेशन। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। उसके बाद केवल अरेंजमेंट 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 10 ये बनते हैं। फिर 11वां वो T1V1 over T1 = P2V2 over T2। 12वां जनरल गैस कांस्टेंट वाला R = PV over NT। 13वां मोलर गैस इक्वेशन वाला PV = RT। 14वां R = PV over T मोलर गैस कांस्टेंट। तो तकरीबन 13 to 14 रिलेशंस हैं जो जनरल गैस इक्वेशन के हैं। अगर आ जाए विच इज करेक्ट फॉर जनरल गैस इक्वेशन, कि जनरल गैस इक्वेशन की कौन सी करेक्ट फॉर्म है या करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट के हिसाब से मिलता है, तो ये सारे ही सही हैं क्योंकि सारे एक दूसरे से डिराइव्ड है, वैल्यूज रिप्लेस कर करके बनाए हुए हैं। तो इसलिए यहां तक
हमारा जनरल गैस इक्वेशन 110% कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट ये आपको पढ़ाना है, उसके यूनिट्स पढ़ाने हैं, उसकी वैल्यूज पढ़ानी है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं। तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी सारे हो गए। और आखिर पे याद रखें ये वाला सिंपलेस्ट, इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी कि वैसे चैप्टर नंबर 9 में 3 में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस आते हैं ना तो ये आते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, ये बोर्ड में आता रहा है और उसे डिराइव करें, उससे लास्ट डिराइव करें, ये आता रहा है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने इजी नहीं लेना, इसे बिल्कुल पढ़ना है बहुत इजी। और ये प्रैक्टिस से होगा, बार बार डेरिवेशन से होगा, बार बार डेरिवेशन से होगा। ले ली जज़ाकल्लाह। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।